अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, अन्य सम्मानित अतिथि एवं वक्तागण और पूरे प्रमंडल के कोने कोने से आए मूल निवासी साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बिहार के सभी प्रमंडलों में ये अभियान चलाया गया और आज इस अभियान का प्रमंडल स्तरीय आखिरी कार्यक्रम। साथियों, ये संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये अभियान चलाने की जरूरत आखिर में क्यों पड़ी, इस बात को जानना और समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। साथियों, जब हम इस देश के हालात पर नजर डालते तो हमें ये दिखाई देता है कि इस देश का जो नौजवान है, वो नौजवान अगर बड़ी से बड़ी डिग्री ले, इंटर पास कर ले, बीए पास कर ले, बीएससी कर ले, बीएड कर ले, टेट पास कर ले, पीएचडी कर ले, बड़ी से बड़ी डिग्री ले, बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद में भी इस देश का जो नौजवान है, उस नौजवान के पास में रोजगार नहीं। और जब इस देश का नौजवान पटना की सड़कों पर जाता, निशा मेश्राम, मैडम निशा मेश्राम आपके बीच उपस्थित हो गई है, आप लोग उनका जोरदार ताली स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम हो, राष्ट्रीय निवासी महिला संघ राष्ट्रीय प्रचारक आयुष्मती निशा मेश्राम। जब इस देश का नौजवान पटना की सड़कों पर जाता है, दिल्ली की सड़कों पर जाता है और इस देश और प्रदेश की सरकार चलाने वाले लोगों से कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो जो देश में और प्रदेश में सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो हमारे नौजवानों के हाथ को काम नहीं देते हैं, उल्टे लाठी डंडा मारकर हमारा हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करें। नौजवानों के हालात खराब। इस देश के जो किसान हैं, लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुका है और ये आत्महत्या करने का कारण क्या है? जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, ये माइक जिसने बनाया, इसका दाम रखने का अधिकार उस कंपनी वाले को। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, ये कुर्सी जिसने बनाया, उसका दाम रखने का अधिकार उस कंपनी वालों को है। जिस गाड़ी से हम लोग आए, उसका कीमत रखने का अधिकार उस कंपनी वालों को है। मतलब क्या है? इस देश में जो कंपनी वाला जो उत्पादन करता है, उसे उसका दाम रखने का अधिकार है। मगर इस देश में जो किसान है, जो फसल पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, उसे अपने उत्पादन का दाम रखने का अधिकार नहीं है। इसकी वजह से किसान लाखों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के हालात खराब है, नौजवानों के हालात खराब है। हमारे समाज की जो महिलाएं, 80 से 90% महिलाओं के अंदर खून की कमी पाई जाती है और खून की कमी पाई जाने की वजह से क्या होता है? ये जिन बच्चों को जन्म देती हैं, वो कुपोषित बच्चे होते हैं और इसकी वजह से लगभग 10 लाख बच्चे हर साल जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक मर जाते हैं। महिलाओं के हालात खराब, नौजवानों के हालात खराब है, किसानों के हालात खराब है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने मूंछ रख लिया था। कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट कर मार दिया जाता है, तो कहीं इन्हें घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। हम तो यहां तक हो गए कि इस देश में अनुसूचित जाति के आदमी को राष्ट्रपति तो बनाया जा सकता है, मगर उस राष्ट्रपति को भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना। इतने ज्यादा हालात इस देश में खराब हो गए हैं। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, उनके हालात कितने खराब हैं? तो उन्हें कभी नक्सलाइट के नाम पर गोलियों से उड़ाया जाता है, उन्हें उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने की तैयारी चल रही है। आदिवासियों के हालात खराब। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटी रहती है, जिसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान माइनॉरिटी है। मुसलमानों के हालात कितने खराब हैं
कि आज की तारीख में मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है, ये तय करने का काम मुसलमान नहीं करते, बल्कि मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है, ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते। मुसलमानों के हालात भी खराब, और इस देश में जो ओबीसी के लोग हैं 52% जिसकी आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार है, जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, तो देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। आपके बिहार के मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग के हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं। देश में जानवरों की गिनती होती है, बिहार में अभी जानवरों की गिनती चल रही है। हमें बहुत सारे कर्मचारी मिले और उन्होंने बताया कि जानवरों की गिनती चल रही है और उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जानवरों की गिनती चल रही है, मगर पिछड़ों की गिनती कब होगी इसका कोई अता पता नहीं है। तो पिछड़े वर्ग के हालात भी बहुत ज्यादा खराब। तो इस देश में हम सभी लोगों के हालात खराब करके रखे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इस कारण को साथियों जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, आर्थिक घोटाले बहुत बड़े बड़े हुए इस देश में। लेकिन अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई घोटाला हुआ तो कौन सा घोटाला है? वो पैसे का घोटाला नहीं है। अगर इस देश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ तो वो घोटाला है इतिहास का घोटाला। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी पूंजी है, उस इतिहास से हमको काट दिया गया, हमारी विरासत से हमको काट दिया गया। इस देश में तथागत बुद्ध का एक इतिहास है, इस देश में सम्राट अशोक का इतिहास है, इस देश में हमारे पूर्व के राजा हुआ करते थे। भारत जब विश्व गुरु था, भारत जब सोने की चिड़िया था, ब्राह्मणों के राज में कभी भारत विश्व गुरु नहीं था, ब्राह्मणों के राज में कभी भारत सोने की चिड़िया नहीं था, बल्कि भारत विश्व गुरु कब था, भारत सोने की चिड़िया कब था? जब इस देश पर मूल निवासियों का राज था, हमारे पुरखों का राज था। आज अगर आप में से किसी का बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाए तो सीना ठोक कर हम लोग कहते हैं, अरे हमारा बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हमें गर्व होता। लेकिन साथियों, जब हमारे पुरखों का राज था, पूरी दुनिया के लोग इस बात पर गर्व करते थे कि उनका बेटा भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसके लिए वो गर्व करते थे। इतना गौरवशाली इतिहास हमारा है, मगर उस इतिहास को दबा दिया। उस इतिहास को जानने और समझने की जरूरत है, उस लड़ाई को जानने की समझने की जरूरत है। तथागत बुद्ध की लड़ाई क्या थी, सम्राट अशोक की लड़ाई क्या थी, ज्योतिबा फुले की लड़ाई क्या थी, छत्रपति साहू महाराज की लड़ाई क्या थी, पेरियार रामास्वामी नायकर की लड़ाई क्या थी, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई क्या थी, जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई यादव की लड़ाई क्या थी। जब तक उस लड़ाई को हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस देश में अपना हक अधिकार हासिल नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, मैं ये कहता हूं, इस देश में सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ। और माननीय मेश्राम साहब पिछले 40 साल से जो इस देश में इतिहास का घोटाला हुआ, उसे उजागर करने के काम पर लगे हुए हैं, उसे लोगों को बताने के काम पर लगे हुए हैं। इस बात को हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि पहले हमको कहा जाता था, जब इस देश पर अंग्रेजों का राज था 1947 से पहले, तो हमारे पुरखों को यह कहा जाता था कि अंग्रेजों की वजह से सारी समस्याएं हैं, अंग्रेजों की वजह से सारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे पुरखों ने क्या किया? जो ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चला रहे थे, उसमें शामिल हो गए। हमारे बहुत सारे पुरखे जेल गए, बहुत सारे गोली खाए, बहुत सारे फांसी पर चढ़ गए। किस बात के लिए चढ़ गए फांसी पर, किस बात के लिए गोली खाए? तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों की वजह से समस्या है, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आज भले हम गोली खा लेंगे, आज भले हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो सुखी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। मगर साथियों, आजादी के 72 साल में ऐसा नहीं हुआ और हमारे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण है, जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण है। ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है। जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण
आए, और जब इस देश में ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अनुसूचित जाति के लोग जो आज की तारीख में हैं उन्हें अछूत घोषित किया, उनका हुक्का पानी बंद किया, उन्हें गांव की दक्षिण दिशा में बसा दिया, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें शूद्र घोषित किया और उनसे सेवा लेने का काम किया। हमारे लोगों को यह पता नहीं है। एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य को? गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो। द्रोणाचार्य उनका कुल पूछते हैं, उनका गोत्र पूछते हैं, और जैसे पता चलता है कि एकलव्य पिछड़े वर्ग का आदमी है, द्रोणाचार्य क्या करते हैं, एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना करते हैं। एकलव्य स्वतः अभ्यास करते, स्वतः प्रयास करते हैं, और स्वतः अभ्यास और प्रयास की वजह से एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो जाते थे। और जो विद्या एकलव्य को आती थी वो द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी। जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, छल किया, कपट किया, और एकलव्य का जो दाहिने हाथ का अंगूठा था उसे कटवा लिया। क्यों कटवा लिया? क्योंकि द्रोणाचार्य ने सोचा, द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये मूल निवासी बहुजन समाज में एक एकलव्य पैदा हुआ है, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा, और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो गए तो जो हमने इनको गुलाम बनाकर रखा हुआ है ये तो आजाद हो जाएंगे। इसलिए एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया। आज की तारीख में भी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। आपका बच्चा थ्योरी में टॉप कर सकता है, लिखित परीक्षा में टॉप कर सकता है, मगर जब प्रैक्टिकल में नंबर देने का समय आता है उसे सबसे कम नंबर दिया, क्योंकि वो एससी का लड़का, एसटी का लड़का है, ओबीसी का लड़का है, माइनॉरिटी का लड़का है, इसलिए उसे सबसे कम नंबर दिया जाता है। ये जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया है, ये क्या, जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया था, ये यही है, अंगूठा काटने का मामला है। आप कितने भी योग्य हो जाओ, आप कितने भी पढ़ लिख लो, लेकिन आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है, आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, अंगूठा काट लिया जाएगा। ये जो सवर्ण आरक्षण है आर्थिक आधार पर, ये सवर्ण आरक्षण नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए आरक्षण है, ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का आरक्षण है। क्योंकि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भी उनकी संख्या के अनुपात में नहीं दिया, ब्राह्मणों ने वैश्यों को भी उनकी अनुपात में नहीं दिया। ये जो आरक्षण लाया गया है ये ब्राह्मणों को भरने के लिए लाया गया है। ये क्या है? ये भी अंगूठा काटने का कार्यक्रम है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारी विरासत है, इसको ठीक प्रकार से जानने और समझने की जरूरत है, ठीक प्रकार से जानने और समझने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया, उनका हुक्का पानी बंद करने का काम किया, उन्हें गांव के दक्षिण दिशा में बसाने का काम किया, और जो आज की तारीख में पिछड़े वर्ग के लोग हैं इन्हें शूद्र बनाया, और एक को अछूत बनाया, एक को सछूत बनाया, एक का छुआ नहीं खाता, दूसरे का बनाया नहीं खाता। अनुसूचित जाति का छुआ नहीं खाता, ओबीसी के लोगों का बनाया नहीं खाता, एक को अछूत बनाया, एक को सछूत बनाया। पिछड़े वर्ग के लोग इस भ्रम में मत रहना कि ब्राह्मण तुमसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसकी वजह से तुम्हारा छुआ खाते हैं, इस भ्रम में मत रहना। ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, बल्कि ब्राह्मणों की समस्या थी। वो समस्या क्या थी? ब्राह्मण कहते हैं, ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। ब्राह्मण क्या कहते हैं ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मतलब हमें हल बैल कुदाल चलाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मुरारी खिला रहे। तो ब्राह्मण को मुरारी नहीं खिलाते, ब्राह्मण को हम पिछड़े वर्ग के लोग खिलाते। अगर पिछड़े वर्ग का छुआ ब्राह्मण ना खाए तो ब्राह्मण भूखे मर जाएगा, उसे खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए सछूत बनाया और सेवा करने के काम पर लगाए। हमारे बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हमको मिले, यादव कुर्मी मौर्य लोग मिले, और कहने लगे, विकास जी आप तो हम लोगों को शूद्र घोषित कर रहे हैं, हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा हम आपको शूद्र नहीं घोषित कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई अथॉरिटी है आपको शूद्र घोषित करने का। हमारे पास अगर अथॉरिटी आ जाए तो हम तो सबको ब्राह्मण घोषित कर दे, ताकि सब बराबर हो जाए और ये झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन ये अथॉरिटी हमारे पास में नहीं है, ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, हम तो केवल बता रहे हैं। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग इस भ्रम में अभी भी जी रहे हैं कि वो शूद्र उनको नहीं बनाया,
बल्कि अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र बनाया। इस भ्रम की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश हो रहा। इसलिए साथियों, इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र नहीं बनाया, उन्हें अछूत बनाया, और पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। हमने उन लोगों को पूछा, यादव कुर्मी मौर्य लोग जो हमको आए थे मिलने के लिए, हमने उनको पूछा चलो प्रयोग कर लेते हैं। उन्होंने कहा कैसे प्रयोग होगा? हमने कहा शूद्रों का काम क्या था? उन्होंने कहा शूद्रों का काम सेवा करना था। तो हमने कहा चलो प्रयोग करते हैं। आपके हिसाब से चमार लोग, पासी लोग, खटिक लोग, वाल्मीकि लोग आपके हिसाब से शूद्र है? उन्होंने कहा हाँ शूद्र है। हमने कहा चलो प्रयोग करते हैं। एक वाल्मीकि जाति के लड़के को या चमार जाति के लड़के को पकड़ते हैं, गांव में पुरोहित के पास लेकर चलते हैं और पुरोहित को कहते हैं पंडित जी आपने इनको शूद्र बनाया था और सेवा करने का आदेश दिया था, इसलिए इनकी इच्छा सेवा करने के लिए जागृत हो गई है और ये आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहते हैं। हमने पूछा, यादव कुर्मी मौर्य लोगों को पूछा, हमने पूछा क्या चमार के हाथ का, वाल्मीकि के हाथ का दिया हुआ पानी गांव का पंडित पिएगा? बोला कैसे पिएगा, वो तो अछूत है, अछूत के हाथ का कैसे पिएगा? हमने साबित हो गया जो अछूत है वो शूद्र नहीं है, क्योंकि जो छू नहीं सकता वो सेवा भी नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए कम से कम छूने की जरूरत होती। तो सेवा कौन करता? सेवा कौन करता है? तो सेवा करने का काम सारा का सारा पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं। यादव लोग दूध दही घी देने का काम करते, मौर्य लोग सब्जी भाजी देने का काम करते थे, कुर्मी लोग अनाज देने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे, कहार लोग पानी भरने का काम करते थे, कुम्हार लोग बर्तन बनाकर देने का काम करते थे। ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको सेवा के काम पर ब्राह्मणों ने लगाया। और ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी उनकी कमाई की वजह से नहीं है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी पिछड़े वर्ग की कमाई की वजह से है। पिछड़े वर्ग ने कमाया, खुद नहीं खाया, पंडित जी को खिलाया। खुद नहीं खाया, पंडित जी को खिलाया। अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, मगर पंडित जी को दक्षिणा देने का काम जरूर किया। अपने बच्चे को घी नहीं खिलाया, मगर पंडित जी को घी जरूर खिलाया। अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, मगर पंडित जी को दूध जरूर पिलाया। तो जितनी चर्बी है पंडित जी के शरीर पर वो पिछड़े वर्ग के द्वारा दी गई चर्बी है। पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई काम पंडित के बगैर नहीं होता। बच्चा हम पैदा करते मगर बच्चे का नाम हम नहीं रख सकते। बच्चे का नाम रखने के लिए पंडित के पास में जाना। क्या मुफ्त में नाम रखता है? पैसा लेकर नाम रखता है, और पैसा लेने के बावजूद भी अच्छा नाम नहीं रखता। निरहु गुरहु कतवारू ही रखता है। एक पीढ़ी पीछे का नाम उठाकर देखो, जो अभी नए एज के लोग आए हैं वो अपने बच्चे का नाम अच्छा रख रहे हैं क्योंकि खुद रख रहे हैं। एक पीढ़ी पीछे का उठाकर देखो तो सारा का सारा निरहु गुरहु कतवारू फेंकू बहाऊ यही नाम होता है। पैसा लेने के बावजूद भी, सीधा लेने के बावजूद भी अच्छा नाम नहीं रखता है। बच्चा हम पैदा करते हैं, नाम उससे रखवाते। बच्चे को पढ़ाकर एमबीबीएस डॉक्टर बना लेते हैं, लेकिन जब बच्चे की शादी तय करने का समय आता है खुद नहीं तय करते। फिर पंडित जी के घर जाते और पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी हमारे बच्चे की शादी लगाना है, थोड़ा पत्रा देखो कौन सी तारीख सही हो। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तारीख नहीं देख सकते। हम पंडित जी को पूछने जाते हैं, पंडित जी मुफ्त में तारीख नहीं बताते, लेते हैं फिर बताते हैं, फिर हम देते। अब लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर है, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर है, मगर दोनों की शादी कौन कराएगा? तो अनपढ़ ब्राह्मण कराएगा। एमबीबीएस डॉक्टर लड़का, एमबीबीएस डॉक्टर लड़की शादी कराएगा अनपढ़ ब्राह्मण। फिर अगर जिंदा तो खाते ही खाते हैं, मर जाए तो भी नहीं छोड़ते। जिंदा भी खाते हैं, मरने के बाद भी खाते हैं। अगर घर में कोई आदमी मर जाए तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक ब्राह्मणों को नहीं खिलाओगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। और ब्राह्मणों को खिलाने के बावजूद भी ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है। हमारा आदमी पूछता पिताजी अभी कैसे हैं, यहां से चले गए कैसे हैं? पंडित कहता है यहां से तो चले गए
मगर अभी उनकी आत्मा शांत नहीं हुई है, अभी तो ऊपर भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है। तो हमारा आदमी कहता भटक रही तो क्या होगा? तो पंडित कहता है जब आत्मा भटक रही है तुम्हें ही ना परेशान करेगी, तुम्हारे सपने में आएगी, रात में तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए हमारे लोग क्या करते हैं, जब सोते हैं तो लोहे का हंसुआ लेकर बैठ सो जाते हैं या कुछ और लेकर सो जाते हैं ताकि पिताजी रात में आकर परेशान ना करे। तो पंडित जी को पूछते पंडित जी क्या करना चाहिए? तो पंडित जी देख के रखते हैं कि यादव जी के घर में भैंस तो बहुत बढ़िया, लगभग 1.5 लाख की भैंस होगी। तो कहते हैं पंडित जी यादव जी वो जो भैंस है ना तुम्हारे पास में, वो भैंस दान कर दो तो दूध भी तुम्हारे पिताजी को मिलता रहेगा और उनकी आत्मा भी शांत हो जाएगी। तो यादव जी भैंस लेकर चले जाते, यादव जी की भैंस लेकर पंडित जी चले जाते हैं। अभी तो एडवांस ब्राह्मण हो गए। वो एडवांस ब्राह्मण क्या करते हैं? वो एडवांस ब्राह्मण कहते हैं सिया राम के कोट पैंट का कपड़ा दे दो, रेड चीफ का जूता दे दो, कंपनी का नाम बताकर मांगते। तो ये जो है सारे जिंदा तो लूटते ही लूटते हैं, मरने के बाद भी लूटने का काम पिछड़े वर्ग के लोगों को करते हैं। इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा देखो तो जो मेहनत करने वाले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खेती किसानी करने वाले, उनका चेहरा देखो तो उनका जो गाल है और ये जो दांत है ऐसे चिपटा होता है, ऐसे होता है, चिपटा होता है। और पंडित का देखो तो लाल लाल गाजर जैसा, टमाटर जैसा दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, मंदिरों में जो बैठते हैं अगर उनका वजन कर लो 2-2 कुंटल से कम नहीं मिलेंगे। आप वजन कर लो 2 कुंटल से कम नहीं मिलेंगे। ये जितनी चर्बी है ये सारी चर्बी पिछड़े वर्ग के द्वारा लगाई हुई। पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों को पूछा हम आपकी सेवा करें, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा देखो ये इस जन्म में निष्काम भाव से सेवा करना हो। निष्काम भाव से सेवा करने का क्या मतलब है? तो बगैर किसी उम्मीद के सेवा करना हो। तो हमारे लोगों ने पूछा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त में सेवा करना होगा। तो पंडित जी ने कहा अरे ये जो जन्म भुगत रहे हो इसमें इस जन्म का फल थोड़ा ही मिलता है, ये तो पिछले कर्मों का फल है, पिछले जन्म का फल भुगत रहे हो, इसलिए तो सूत्र में पैदा हुए। अगर अच्छा कर्म करोगे, पंडित की निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ, ऐसा हो सकता है। तो हमारे लोगों ने सोचा चलो एक जन्म तो खराब कर ही लिया है, अभी कम से कम इस जन्म में पंडित का निष्काम भाव से सेवा करें तो कम से कम अगला जन्म हमारा सुधर जाएगा। तो अगला जन्म सुधारने के चक्कर में हमारे पिछड़े वर्ग की हजारों पीढ़ियों ने निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा किया और निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा किया, मगर फिर भी ब्राह्मण नहीं हुए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विकास जी इस जन्म में निष्काम भाव से सेवा किया, अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं हुए, इसका सबूत क्या है? तो इसका यही सबूत है, पिछड़े वर्ग के लोग 52% है, इन्होंने निष्काम भाव से हमारी हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की सेवा किया। तो अभी तक ब्राह्मण तो अगर हमारे लोग अगले जन्म में ब्राह्मण हो गए होते तो अभी तक ब्राह्मण 52% नहीं हो गए होते। 52% तो हुए नहीं, वो तो 3% ही है। इसका मतलब हमारे लोगों को ब्राह्मण नहीं बने अगले जन्म में, ये इस बात का सबूत है। तो साथियों मैं ये बताना चाहता हूं, जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण इस देश में आए थे और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाकर इस देश के जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाने का काम किया। इस बात को हमारे पुरखे ज्योतिबा फुले जानते थे और ज्योतिबा फुले को आधुनिक भारत में पिछड़े वर्ग में अगर कोई विद्वान आदमी पैदा हुआ तो सबसे ज्यादा विद्वान आदमी ज्योतिबा फुले थे। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान आदमी भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। तो ये साबित हो गया कि ज्योतिबा फुले सबसे ज्यादा विद्वान आदमी थे। और ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? ज्योतिबा फुले ने कहा जब तक अंग्रेज भारत में है तुम्हारे पास मौका है, अवसर है, तुम्हें इन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाना चाहिए।
ज्योतिबा फूले ये नहीं कह रहे थे कि ब्राह्मण अंग्रेजों की गुलामी से पहले आजाद हो जाओ, क्योंकि ज्योतिबा फूले जानते थे अंग्रेज तो हमारे लिए अच्छे हैं, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, बोलने सुनने का अधिकार दिया, उठने बैठने का अधिकार दिया। अंग्रेजों की वजह से अधिकार मिले तो इस अधिकार का प्रयोग करके जो हजारों साल से ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया है, इनसे आजाद हो जाओ, ये बात ज्योतिबा फूले कहते थे। यही बात छत्रपति साहू महाराज कहते थे, और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, और यही बात पेरियार रामास्वामी नायकर भी कहते थे। यही बात हमारे सारे महापुरुष कहते थे, पहले ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ। इसलिए ज्योतिबा फूले ने अपनी लड़ाई अलग रखी, इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने अपनी लड़ाई अलग रखी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी लड़ाई अलग रखी। अगर पिछड़े वर्ग को हक अधिकार चाहिए, फूले साहू अम्बेडकर पेरियार को पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ोगे, एक पुस्त में नहीं हजारों पीढ़ियां निकल जाएंगी, आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहां से गांठ बांध कर जाना कि हमें फूले की किताब लेकर जाना है, साहू की किताब लेकर जाना है, पेरियार की किताब लेकर जाना है, अम्बेडकर की किताब लेकर जाना है और उसको पढ़ना है। अगर पढ़ोगे तो लड़ोगे, अगर पढ़ोगे नहीं, जानकारी नहीं होगी तो लड़ नहीं सकते। दो आजादी का आंदोलन चल रहा था, इसलिए ज्योतिबा फूले उस आंदोलन में नहीं गए, साहू महाराज नहीं गए, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं गए। साहू महाराज के पास जब तिलक गए थे तो साहू महाराज ने कहा, तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, तुम्हारा राज आएगा तो क्या करोगे? मैं नहीं आने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल खड़ा किया, देश की आजादी का आंदोलन है या देश के लोगों की आजादी का आंदोलन है? इस बात का जवाब गांधी जी ने नहीं दिया, और आज ये साबित हो गया 70-72 साल में कि अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, मगर जो देश के रहने वाले मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अधिकार वंचित किए जा रहे हैं, वो आजाद नहीं। साथियों, हमको आपस में लड़ाया जाता है। जो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, सरदार पटेल के समर्थन में कांग्रेस महासमिति में बहुमत था, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? किसी भी मामले में सरदार पटेल कम नहीं थे नेहरू से, केवल एक मामले में कम थे कि सरदार पटेल जाति के ब्राह्मण नहीं थे। इस वजह से सरदार पटेल को नहीं बनाया गया और नेहरू को बनाया गया। लोकतंत्र लागू होने के पहले ही गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा। आज पिछड़े वर्ग के लोग मंडल कमीशन जानते हैं, कालेकर कमीशन जानते हैं, मगर आर्टिकल 340 नहीं जानते। हमें लड़ाया जाता है। पिछड़े वर्ग के लोग जय भीम बोलते नहीं, और अगर कोई बोल भी देता है तो पंडित देखता रहता है। पंडित उसके पास में जाता है और कहता, चमार हो गए क्या? जैसे ही कोई पिछड़े वर्ग का आदमी जय भीम बोलता है तो पंडित उसके पास जाता और कहता, चमार हो गए क्या? तो पिछड़े वर्ग के आदमी को लगता था जय भीम बोलने की वजह से चमार हो जाते हैं क्या? तो वो क्या करता है? दूसरे दिन से बोलना बंद कर देता है। फिर वो पंडित चमार के घर में जाता और कहता, गौतम जी जय भीम। गौतम जी बोलते, जय भीम पंडित जी, आइए आइए। तो पंडित जी को बैठाते हैं तो पंडित जी उस चमार को कहते हैं, अरे देख रहे हो, बाबा साहब इतने विद्वान आदमी थे, हम लोग तो जय भीम बोलते हैं, लेकिन ये ओबीसी के लोग तो जय भीम बोलते ही नहीं, लड़ाने का काम करते हैं। हमारे पुरखे आपस में नहीं लड़ रहे थे, मगर उनका नाम लेकर लड़ाने का काम करते हैं। जब साहू महाराज को पता चला था कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई नौजवान है जिनकी पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक गई है, तो साहू महाराज ने क्या किया था? बाबा साहब अम्बेडकर जहां रहते थे मुंबई में, वहां खुद गए थे और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था, आप पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करें। एहसान करने के लिए मदद नहीं किया था, बल्कि साहू महाराज ढूंढ रहे थे कि 1848 में जो लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला कोई पढ़ा लिखा नौजवान होना चाहिए, और वो नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर मिले थे। इसलिए साहू महाराज ने पढ़ाने का काम किया। और 1920 में जब मानगांव परिषद लगा, साहू महाराज ने कहा, मेरे राज्य के प्रिय जनों, आप मुबारक हो, आपको आपका मसीहा मिल गया है, और मेरा अंतर्मन कहता है आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता,
साहू महाराज क्या कह रहे थे? डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के नेता होंगे। और जब बाबा साहब अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं होते। दोनों में लगाव था, दोनों में प्रेम था, दोनों ओबीसी एससी के लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे और माइनॉरिटी के लोग भी साथ में खड़े थे। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने मुसलमानों को कहा, हम आपकी सारी मांगे मानने के लिए तैयार है, आप डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करो, मुसलमान नेताओं ने विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, आप हमारी मानो या ना मानो, हम डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं करेंगे। तो जो हमारे पुरखे थे वो मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारे अंदर झगड़ा लगाया जाता है। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। कालेलकर कमीशन के नहीं गठित कर रहे थे नेहरू, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं पता, आज पिछड़े वर्ग का कोई सरपंच भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा आपके अधिकार के लिए, लेकिन कानून मंत्री से बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। इसकी वजह से कालेलकर कमीशन बना और कालेलकर कमीशन को कचरे के डब्बे में डालने का काम नेहरू ने किया था। मंडल कमीशन बना, 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया और पिछड़े वर्ग के साथ में बड़ी धोखेबाजी हो गई। 52% को केवल 27% दिया, 27% में क्रीमी लेयर लगाया। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाए, जिसके पास दांत है उसे चने नहीं खिलाए जाए, जिसके पास दांत नहीं है उसे चने दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो चने खा नहीं सकता। तो क्रीमी लेयर में ये कहा गया, जो पिछड़े वर्ग का आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं होगा, और जो पढ़ा ही नहीं सकता है वो रिजर्वेशन के दायरे में होगा, क्योंकि उसका बच्चा रिजर्वेशन लेने लायक ही नहीं होगा। ऊपर से भी साफ कर दिया, नीचे से भी साफ कर दिया। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर समझ में आती, सड़क पर उतरते तो ब्राह्मणों के लिए संकट खड़ा हो जाता। ब्राह्मणों ने सोचा ये पिछड़े वर्ग के लोग अगर अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे तो क्या होगा? जो हमने ओबीसी का हिस्सा हम ब्राह्मणों ने डकारा हुआ है, वो हिस्सा इनको वापस करना पड़ेगा, वापस ना करना पड़े, इसलिए इनको मुसलमानों से भिड़ा देते हैं। मुसलमानों से भिड़ाने के लिए आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया। याद करो, उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन लोग थे? सारे पिछड़े वर्ग के लोग थे। विनय कटियार थे, परवीन तोगड़िया थे, उमा भारती थी, कल्याण सिंह थे। सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को मंदिर आंदोलन में लगाया गया, बाबरी मस्जिद को गिराने के काम पर लगाया गया। पिछड़े वर्ग के लोग सोचते हैं बाबरी मस्जिद मुसलमानों के विरोध में गिराई गई, मुसलमानों के विरोध में नहीं गिराई गई, पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार न मिले इसके लिए बाबरी मस्जिद गिराई गई। हमको समझना होगा, जब भी हमारे मुद्दे खड़े होते हैं उसे दबा दिया जाता है। 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा हुआ, मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा किया। भारत की पार्लियामेंट बंद हो गई, 3 दिन तक बंद हो गई। सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। पार्लियामेंट बंद हो गई। कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मणों ने सोचा अभी क्या किया जाए, पिछड़े वर्ग को अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए अन्ना हजारे नाम के एक आदमी को महाराष्ट्र से उठाया, दिल्ली के रामलीला मैदान में लाकर पटक दिया और कहा, पूरे देश में टीवी अखबार ने प्रचार किया कि राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर पहला ईमानदार आदमी अन्ना हजारे मिल गया है। अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे, ऊपर भले चले जाएंगे, जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा ये यहां से नहीं जाएंगे, अपना प्राण त्याग देंगे, ऊपर चले जाएंगे, मगर रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे। उस समय मेश्राम साहब ने 1 सितंबर 2011 को दिल्ली में जाति आधारित गिनती के लिए रैली बुलाई हुई थी। हम पिछड़े वर्ग के लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है, तो पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे थे अरे विकास जी, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला तो ईमानदार आदमी अन्ना हजारे मिला हुआ है, जन लोकपाल नहीं आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए पहले इसकी लड़ाई लड़ लेते हैं, बाद में अपनी गिनती का मामला देख लेंगे। हमने उस समय 2011 में पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा था अगर तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब गया तो ये जो अन्ना हजारे है ये अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कहां है। आज गिनती का मुद्दा दब गया, जन लोकपाल नहीं आया, अन्ना हजारे गायब है, पता नहीं है कहां है। धरती पर ही है, ऊपर नहीं गया हुआ है, धरती पर ही है, मगर पता नहीं है कहां है। फिर पिछड़े वर्ग
का मुद्दा दबा दिया गया। 2014 का समय आया, आरएसएस के लोगों ने सोचा, ब्राह्मणों ने सोचा, वामन मेश्राम पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पिछड़े वर्ग के लोग वामन मेश्राम के साथ खड़े हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा लाया, नरेंद्र मोदी को पूरे देश में प्रचारित किया। क्या प्रचारित किया? पिछड़े वर्ग का है, चाय बेचने वाला है और नीच जाति का है। हमारे लोगों ने सोचा, अरे पिछड़ा भी है, चाय बेचने वाला है, मतलब गरीब भी है, अब गरीब भी है और अपना भी है, अगर यही प्रधानमंत्री बन जाए तो जरूर अपना कल्याण हो जाएगा। 2014 के चुनाव में हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया और हमारे घरों की जो महिलाएं थी, महिलाएं तो टीवी देख देख कर इतनी अनुग्रहित हो गई नरेंद्र मोदी से, इतनी अनुग्रहित हो गई नरेंद्र मोदी से, अगर घर का पुरुष किसी दूसरी पार्टी को वोट डालने के लिए कह रहा था तो भी महिलाओं ने चुपके से जाकर नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और जब प्रधानमंत्री बन गए रात को 8 बजे टीवी पर आए, भाइयों बहनों का संबोधन किया और नोटबंदी कर दिया। और जब नोटबंदी कर दिया तो क्या हुआ? हमारे लोग सोचते थे अब टाटा बिरला अंबानी फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जिनके पास काला धन है वो सब मर जाएंगे। एक भी काला धन रखने वाला आदमी नहीं मरा, बल्कि हमारे गरीब लोग लाइनों में मर गए, हमारे गरीब लोगों को हार्ट अटैक आ गया। और इतना ही नहीं हुआ, हमारे घरों की महिलाओं ने जो पैसा आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में बचा कर रखा था कि परिवार पर कभी विपत्ति काल आएगा, कभी संकट काल आएगा तो ये पैसा जो बचाया हुआ है ये काम देगा, वो सारा पैसा चला गया, इनके हाथ से निकल गया। और पिछड़े वर्ग के विरोध में 4 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी ने किए। पहला बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने किया, जानवरों की गिनती का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने किया, पिछड़े वर्ग के जो 314 बच्चे IAS बन गए थे उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया। तीसरा बड़ा फैसला किया, पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। चौथा बड़ा फैसला किया, पिछड़े वर्ग को बजट में हिस्सा नहीं दिया। अब नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है और पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले कर रहा है। गधे से गधा आदमी ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो, कहो अपने पैर पर मारो, बोलेगा गधा हो, मगर इतना गधा नहीं हो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। मगर ये नरेंद्र मोदी अपने ही पैर पर पिछड़ा होकर पिछड़े के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो क्यों मार रहा है? इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर जो आरएसएस के ब्राह्मण है वो आपका वोट ले रहे हैं और आपका वोट लेकर आपका ये सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको जानने समझने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश में हम लोगों को लड़ाया जाता है, आपस में विभाजन किया जाता है। ब्राह्मण जब यादव के घर में जाता है, पटेल के विरोध में भड़काता है कि पटेलों ने सारी नौकरियां खा लिया, और जब पटेल के घर में आता है कहता है यादव ने सारी नौकरियां खा लिया। जब साहनी के घर में आता है, मौर्य कुशवाहा के घर में आता है, कहता है यादव पटेल ने मिलकर खा लिया। और जब विश्वकर्मा जी के घर में आता है, कहता है यादव पटेल मौर्य ने मिलकर सारा खा लिया। और जब शेड्यूल कास्ट के घर में आता है तो क्या कहता है? देखो हम ब्राह्मण है, तुम चमार हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे बिस्तर पर बैठते हैं, तुम्हारे चारपाई पर बैठते हैं, तुम्हारे बर्तन में खाना खाते हैं, तुम हमारे घर आते हो, तुम्हें भी अपने बर्तन में खिलाते हैं, अपने चारपाई पर बिठाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे में कोई बड़ा अधिकारी हो जाए, IAS हो जाए, PCS हो जाए, बड़ा नेता हो जाए, बड़ा अभिनेता हो जाए, तो हम अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम ब्राह्मणों के साथ करा देते हैं, तुम चमारों के साथ में करा देते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया, जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए। लेकिन यादव जी को, कुर्मी जी को, मौर्य जी को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ भी नहीं खाते, तुम्हारे असली दुश्मन ये है। ब्राह्मण ये नहीं बताता कि चमार को अछूत OBC ने नहीं बनाया, वो तो ब्राह्मणों ने ही बनाया। वो हमको आपस में लड़ाने का काम करता है। फिर वही ब्राह्मण वाल्मीकि के घर जाता है, खटिक के घर जाता है, फांसी के घर जाता है, कहता अरे सारी नौकरियां तो चमार ले गए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। अनुसूचित जाति को ही अनुसूचित जाति से लड़ाने का काम करता है। और एक जगह अगर सारे लोग मिल जाए, एक जगह सारे लोग मिल जाए तो क्या होता है? तो फिर ब्राह्मण कहता है अरे तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा? हमारा आदमी कहता क्या दिखना चाहिए पंडित जी? तो पंडित कहता है अरे एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या ये भी नहीं दिख रहा है? हमारा आदमी कहता क्या सही में एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं?
मुसलमानों का डर दिखाता है। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते एससी का कोटा नहीं भरा गया, साफ हो गया, एसटी का कोटा नहीं भरा गया, साफ हो गया, ओबीसी का तो कुछ भी नहीं हुआ, उनका पूरा मामला ही खल्लास हो गया। और माइनॉरिटीज के हालत क्या है? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है मुसलमानों के हालात अनुसूचित जाति से भी खराब हो गए हैं। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते एससी का सत्यानाश हो गया, एसटी का सत्यानाश हो गया, ओबीसी का सत्यानाश हो गया, माइनॉरिटी का सत्यानाश हो गया, क्षत्रियों का भी हिस्सा खा लिया ब्राह्मणों ने, वैश्यों का हिस्सा भी खा लिया ब्राह्मणों ने। और अभी ब्राह्मणों का मनोबल तो इतना बढ़ गया है, हमारे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय मुख्यमंत्री है, क्षत्रिय मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ब्राह्मण ने क्षत्रिय विधायक को पीटा, आम क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय विधायक को जूता निकालकर पीटने का काम किया। इतना ज्यादा मनोबल ब्राह्मणों का बढ़ गया है। अगर वो क्षत्रिय विधायक को पीट सकते हैं तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की उनके सामने कुछ है? तो साथियों, ये जो सारा षड्यंत्र हुआ है, मुसलमानों का डर दिखाते 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 दिखाके हमारा सत्यानाश हो गया। और इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इसलिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जितने अधिकार वंचित लोग हैं उन्हें एकजुट होने की जरूरत है। ये जो समय है ये अलग अलग लड़ने का समय नहीं है, बल्कि एकजुट होकर लड़ने का समय है। अलग अलग लड़ोगे तो जैसे पिटाई हो रही है आगे भी होती रहेगी। एकजुट होने का समय है और एकजुट होकर साथियों इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है। अगर हम एकजुट हुए तो एकजुट होने के बाद हम टिकने लायक नहीं रहेंगे, हम पीटने लायक हो जाएंगे। और जो हम पीटने लायक हो जाएंगे, हमें पीटना नहीं है, हमें इंसाफ कायम करना है। क्योंकि आपने सुना है सबका मालिक एक है, ये आपने सुना है, मगर सबका दुश्मन भी एक है। वो दुश्मन कौन है? जिसने एससी का हिस्सा खाया, जिसने एसटी का हिस्सा खाया, जिसने ओबीसी का हिस्सा खाया, जिसने माइनॉरिटी का हिस्सा खाया, क्षत्रिय और वैश्यों का भी हिस्सा खाया, जिसने सबका हिस्सा खाया, वो सबका दुश्मन है। उससे इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ना होगा और इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। ये इंसाफ कायम करने के लिए साथियों लड़ाई लड़नी होगी। और आखिरी बात ये कहता हूं, हमारे बहुत सारे राजनीतिक नेता हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करते रहते हैं। बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद थे, उन्होंने कहा था कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये हमारे पुरखों से हलवाई चरवाही करवाते थे, आज ये हमसे चाहते हैं हम इनकी राजनीतिक हलवाई करें। तो हम इनकी हलवाई करने वाले नहीं है, मगर आज तमाम पिछड़े वर्ग के नेता राजनीतिक हलवाई ब्राह्मणों की कर रहे हैं। इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और इस देश में जो सामाजिक नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सामाजिक अगुआ है माननीय वामन मेश्राम साहब, सामाजिक नेतृत्व पर भरोसा करने की जरूरत है। 5 तारीख के बंद ने यह साबित कर दिया, अभी हमारे मुद्दे कोई राजनेता नहीं तय करेगा, अभी हमारे मुद्दे कोई मीडिया नहीं दबा सकती। अब इस देश के मुद्दे इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज तय करेगा। इसलिए आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आज पूरे देश में बहुजनों की आवाज, मूल निवासियों की आवाज, मूल निवासियों के नेता माननीय वामन मेश्राम साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर जो कहते हैं, जो पार्टियों के लोगों को कहते हैं तुम चुनाव लड़ो और हम चुनाव आयोग से लड़ेंगे, ऐसे नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर साथियों चलने की जरूरत है और चलकर अपनी आजादी हासिल करने की जरूरत है। आज का फूले सारू अंबेडकर पेरियार अगर कोई है तो माननीय वामन मेश्राम साहब है। हमको आदत नहीं है जिंदा आदमी को महापुरुष पहचानने की, इस वजह से हमारा सत्यानाश हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं महापुरुष आपके बीच में है, पहचान करो और इस लड़ाई को, इस जंग को फाइनल करो, अपनी आजादी हासिल करो। इतना ही कहते हुए आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।